ज्वाइन कर लेते सेंटर को उसके एंड से, तो ये हो जाता है उसका रेडियस, ठीक है। नाउ इफ वी ड्रॉ अ टैंजेंट एट दिस पॉइंट, जहां पे वो मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये अगर ड्रॉ कर लें तो देखो ये हो जाएगा थीटा, जिसको कि हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो अभी मैं क्या कहूंगा ना, नीचे वाले पोर्शन में लिक्विड है, तो एक पॉइंट मैं लिक्विड के जस्ट ऊपर मार्क कर रहा हूं और एक पॉइंट मैं लिक्विड के जस्ट नीचे मार्क कर रहा हूं, जस्ट नीचे, मतलब ऑलमोस्ट जस्ट नीचे। तो ऊपर वाले पॉइंट को हमने कहा ए और नीचे वाले पॉइंट को हमने कहा बी। तो क्लियरली अगर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रेशर पॉइंट ए का ज्यादा रहेगा या फिर प्रेशर पॉइंट बी का ज्यादा रहेगा, तो आप बता पाओगे क्या प्रेशर किसका ज्यादा रहेगा, ए का ज्यादा रहेगा या बी का ज्यादा रहेगा? आप बिल्कुल बता सकते हो, है ना, है ना, बी का। क्यों रहेगा बी का ज्यादा? ओके, बी का ज्यादा रहेगा क्या? आप लोग लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था वो भूल गए क्या बेटा? मैंने क्या बताया था कि कॉन कॉनकेव सरफेस के साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, बताया था कि नहीं? तो इस केस में प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, है ना। इसका कुछ तो रेडियस है और इसमें एक तरफ लिक्विड है, तो एक ही वाटर एयर इंटरफेस है। तो अगर मैं दोनों का प्रेशर डिफरेंस लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 2T/R? लिख सकता हूं क्या मैं, है ना। दिस इज फॉर एंड फॉर दोज लिक्विड्स, दिस इज फॉर लिक्विड्स whose angle of contact is less than 90 डिग्री, मतलब एक्यूट, है ना। एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हमारा लिक्विड का जो मेनिस्कस फॉर्म होगा ना, वो कैसा फॉर्म होगा, वो काइंड ऑफ ऐसा फॉर्म होगा। और आप इसका अगर सर्कल फॉर्म करोगे तो हम सर्कल कैसा फॉर्म कर सकते हैं, बताता हूं मैं। ये अगर इसका मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है इस तरह से, तो इसका सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। इसका जो रेडियस होगा वो नीचे की तरफ आएगा और इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है ट्यूब को, उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है एंड दिस एंगल इज से थीटा, दिस एंगल इज से थीटा, राइट। अब यहां पे भी मैं वही काम करने वाला हूं, दो पॉइंट लेने वाला हूं, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। ऊपर वाले पॉइंट को हमने कहा ए, नीचे वाले पॉइंट को हमने कहा बी। तो इस बार पी ए छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो कौन से साइड पे, कॉन्वेक्स साइड पे। एंड देयरफॉर इस बार हम लोग लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू 2T/R। नाउ ये फर्क आपको समझना इंपॉर्टेंट है दोनों लिक्विड्स के केस में, क्योंकि इससे इसका एक एप्लीकेशन अभी हम जस्ट सीखने वाले हैं। तो यहां तक होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, है ना। अब यहां तक बात समझ में आई तो जरा इसको आप लोग लिख लीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सर ये आपने लिखाया नहीं था कि कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। बेटा मैंने लिखाया नहीं था, बट मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। मैंने मेंशन किया था। अच्छा, प्रियन ने बोला लिखाया भी था, ओके। तो अगर लिखाया था तो अच्छी बात है। कौन से पार्ट में था ये बेटा? लास्ट पार्ट में था, लास्ट लेक्चर में किया था हमने, ठीक है। अगर यहां तक हो गया है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन, है ना। चलिए, तो इसका यूज जो होता है वो कहां पे होता है मैं बताता हूं, है ना। इसका यूज होता है एक एप्लीकेशन में जिसको हम कहते हैं, एक फिनोमिनन में जिसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। ना कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन के बारे में किसी ने कुछ पढ़ा सुना है क्या पहले? आई थिंक आयुष ने पढ़ रखा है, राइट? आयुष पढ़ रखा है बेटा, है ना? नहीं, ओके। देखिए, अगर मान लो एक कंटेनर है और उसमें एक लिक्विड है, ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कैपिलरी डाला हुआ है। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी होता है एक वेरी थिन नैरो का ट्यूब, नैरो डायमीटर का ट्यूब, मतलब आई मीन टू से वेरी थिन डायमीटर, जिसका जिसका रेडियाई रहेगा वो, अब ये हो नहीं रहा है, ये ओवरलैप कर जा रहा है, तो इतना ही नैरो हम बना सकते हैं। चाहिए तो इसको मैं ऐसा एक और काम कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, एकदम वेरी नैरो। लेकिन अगर मैं इतना नैरो बनाऊंगा ना, ठीक है, हाँ, यहाँ पे तो मैं आपको एक्शन, कैपिलरी एक्शन का फिनोमेनन बता ही सकता हूँ। देखो क्या होता है, अगर मान लो इसमें मैंने एक वाटर जैसा लिक्विड डाल दिया ना, वाटर जैसा लिक्विड डाल दिया, तो क्या होगा? अच्छा, ऐसा मैंने क्यों सरफेस बनाया है? क्योंकि आपको पता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना वाटर का, एक्यूट रहता है, तो वो ऊपर राइज करने की तरफ ऐसा फॉर्म करता है, ठीक है। तो हर जगह ऐसा मैंने इसके लिए बनाया। आप क्या देखोगे कि वाटर ना, अगर इसमें मैंने डाल दिया है, ठीक है, तो वाटर इस ट्यूब में ऊपर तक राइज कर जाता है। देखा है क्या कभी किसी ने? ध्यान दिया है क्या? ये घर पे आप कर सकते हो, है ना। और अगर इसका रेडियस हम बड़ा करते जाए, मतलब इसका जो कैपिलरी का जो अंदर का होल है ना, मतलब अंदर का जो थिकनेस है ना, जो भी बोल लो, उसको अगर मैं बड़ा कर दूं ना, तो इसका जो राइज इन कैपिलरी, मतलब वाटर लेवल है ना, दैट विल डिक्रीज, है ना। सो बेसिकली अ ट्यूब, a tube with a very narrow radius, a narrow radius called capillary, ऐसा लिखता हूं मैं, when a tube with a narrow radius, इसको मैं लिखता हूं कैपिलरी ट्यूब, इसको कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं, is dipped in a liquid, then the liquid either rises or dips in the capillary, or rises, और यू नो, डिप्स को कैसे लिख सकते हैं, और डिसेंट्स लिख सकता हूं मैं, और डिसेंट्स और फॉल्स लिख सकता हूं मैं, यस, राइजेस और फॉल्स इन द ट्यूब एज कंपेयर्ड टू द लेवल ऑफ द लिक्विड, टू द लेवल of the
liquid. This phenomenon is called capillary action. This phenomenon is called capillary action. और हम ये पता करेंगे कि जो पानी ऊपर ट्यूब में जाएगा ना, वो किस हाइट तक जाएगा, मतलब ये सब हम कैलकुलेट करेंगे एकदम बहुत पतले से नैरो ट्यूब के लिए. आप सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग सा चीज है ना. तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं. मतलब कैपिलरी एक्शन मैंने आपको बता दिया फिनोमिनन होता क्या है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैपिलरी, लिखा है सिर्फ कैपिलरी एक्शन. तो अब इसका एनालिसिस करते हैं हम, है ना. इस फिनोमिनन का एनालिसिस करते हैं, देखिए कैसे करेंगे. तो हमने अपना कंटेनर ले लिया और इसमें हमने पानी भर लिया. ये जो पानी है ना, मतलब ये ट्यूब में बड़ा दिखा रहा हूं, क्यों, ताकि हमको डायग्राम ड्रॉ करने में, रिप्रेजेंट करने में आसानी हो. ठीक है, ऐसा लिक्विड का लेवल मैंने बना दिया और हमको पता है कि लेटर से यहां तक लिक्विड राइज कर जाएगा. ठीक है, यहां तक लिक्विड राइज कर जाएगा. लेटर से इसका हाइट जो है ना वो है h. ठीक है ना. होता क्या है कि हमको पता है कि अगर मैंने A पॉइंट और B पॉइंट लिया है ना अंदर, है ना, तो हमने पहले ही कर लिया कि प्रेशर एट पॉइंट A माइनस प्रेशर एट पॉइंट B जो है ये हो जाएगा 2T/R. ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं एक दो पॉइंट्स और मार्क करने वाला हूं. लेट अस से मैंने एक पॉइंट यहां मार्क कर दिया, है ना, यहां पे, और मैंने एक पॉइंट यहां पे मार्क कर दिया. तो ये इसको कह दिया मैंने पॉइंट C और इसको मैंने कहा पॉइंट D. तो क्या आप मुझे पहली बात एक बात बता सकते हो क्या कि प्रेशर एट पॉइंट A और प्रेशर एट पॉइंट C को मैं क्या लिख सकता हूं. प्रेशर एट पॉइंट A और प्रेशर एट पॉइंट C को क्या लिख सकता हूं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख सकता हूं क्या मैं. है कि नहीं है. है ना. और प्रेशर एट पॉइंट डी जो होगा वो भी सेम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, हाँ या ना. एंड सिंस बी और डी का एक डिफरेंस है, बी और डी का एक डिफरेंस है, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि पीबी, ऐसा लिख सकता हूं, पीडी माइनस पीबी इज इक्वल टू एच रो जी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. So this is say equation number 1, this is say equation number 2 and this is say equation number 3. So अगर मैं PD को क्या लिख दूं, P एटमॉस्फेरिक, PD को मैं लिख दूं P एटमॉस्फेरिक, और PB क्या बन जाएगा. PB को मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं PB को ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या, PA माइनस 2T/R. लेकिन PA जो था ना वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था, तो इसको हम लोग P एटमॉस्फेरिक माइनस 2T/R भी लिख सकते हैं. तो मैं PB का वैल्यू यहां पे पुट करने वाला, तो P एटमॉस्फेरिक माइनस 2T/R इज इक्वल टू H रो G, ऐसा लिखता हूं मैं. चलेगा क्या सबको, यस और नो, है ना. तो अब मुझे बताइए कि क्या हम P एटमॉस्फेरिक कैंसिल कर सकते हैं जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2T/R इज इक्वल टू H रो G. और अगर हम वो H रो G कैसे किया इक्वेशन 3 में, बेटा प्रेशर क्या होता है इन अ लिक्विड ऑफ अ हाइट H रो G होता है ना फॉर्मूला, ये भी ये पढ़ा है ना आपने H डेप्थ के लिक्विड में प्रेशर H रो G होता है, वही तो यूज किया बेटा. D और B में देखो ना H हाइट का डिफरेंस हमने ले रखा है. यस. अच्छा, श्रुति ने पूछा
सर पीसी और पीडी पीएटीएम के इक्वल क्यों हुआ? ओके अच्छा, पीसी जो है, पीसी हमने कहां ले रखा है? पॉइंट सी, इसके ऊपर तो सिर्फ एयर है ना बेटा, सिर्फ एटमॉस्फेयर है, तो यहां का प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यस और नो? और सी और डी जो है ना, हमने एक ही लेवल पे लेके रखा है, तो आपको पता है क्या, प्रेशर जो होता है एक लेवल में सेम ही लिक्विड में सेम होता है। बात समझ में आ रही है? एम आई क्लियर टू एवरीवन? है ना? तो यहां तक हमारा रिलेशन आ गया। तो अब मुझे सर वो कॉनकेव सरफेस के साइड में, कॉनकेव सरफेस के साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, वो पार्ट कहां समझाया लिखाया था बेटा? लास्ट लेक्चर में समझाया लिखाया था। आपका नेटवर्क ठीक था ना? मतलब आई मीन लाइक मैंने लिखाया था, बच्चों को भी याद है और मुझे तो याद है ना? ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वो वाला पार्ट नहीं भी बताया ना, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अभी तो पता चल ही गया ना कि कॉनकेव सरफेस के साइड पे प्रेशर ये होता है, तो उसको आप लिख लीजिए, है ना? या दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े फिर हम लोग। हाँ, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा बेटा, डोंट वरी, अभी अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है डिस्कशन, है ना? एक बार आपके ये नोटबुक में ही चेक कर लो ना सर आप, ठीक है? उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने डिक्टेट भी किया, हो सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है, नहीं किया है तो फिर से बोल देता हूं, आप नोट कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है ना? तो यहां से अगर मैं H के लिए एक्सप्रेशन लिख लूं, H के लिए, तो क्या आ जाएगा? 2T/r रो जी आ जाएगा ना? और H क्या था? H लेंथ का ही तो लिक्विड ऊपर तक गया था, यस और नो? बात समझ में आई? तो एक लिक्विड कैपिलरी में कितना ज्यादा राइज करेगा, ये हमको पता चल गया। अच्छा, यहां पे R क्या है? हियर डोंट गेट कंफ्यूज्ड, R is the radius, R is the radius of curvature of meniscus, लेकिन मेनिस्कस का रेडियस क्या होगा ना, ये हमको नहीं पता है। इंस्टेड अगर मैं ये बोलूं कि हमको कैपिलरी ट्यूब का रेडियस पता हो सकता है, तो हम क्या करेंगे ना, अभी इस कैपिटल आर को हटा के कैपिलरी के रेडियस से हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। मान लो ये हमारा कैपिलरी था और मैं एक सर्कल बनाता हूं, ऐसा ऐसा हमारा सर्कल है, ये मेनिस्कस का लेवल था, तो यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ध्यान से देखिए, ये हो गया थीटा, ये हो गया रेडियस आर। तो कैपिलरी का जो रेडियस होगा उसको तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको समझ में आ रही होगी बात? थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना होता है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखना। ये कैपिटल आर हो जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल आर। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? है ना? तो अगर देखो ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, है ना? और क्या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये वाला एंगल थीटा होगा, यस और नो? है ना? तो क्या स्मॉल आर को मैं आर कॉस थीटा लिख दूं तो चल जाएगा? उसका प्रोजेक्शन थीटा एंगल बना रहा है, एंड देयरफॉर अगर मुझे कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में लिखना है, तो क्या मैं स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा नहीं लिख सकता हूं? तो एक रिलेशन हमें यहां पे मिला था, है ना? दिस वाज आवर फाइनल रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? आई थिंक थर्ड रिलेशन तक हो चुका था। दिस विल बी द फोर्थ रिलेशन एंड दिस इज द फिफ्थ रिलेशन। तो अगर मैं कैपिटल आर का वैल्यू यहां पे डाल दूं, तो हमारा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2t अपॉन स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर लेके जाते हैं और आर रो जी रह गया। अब ये जो आर है ना, हियर small r is what? Radius of the capillary tube. Radius of capillary tube, जो कि हमको पता हो सकता है। What is theta? Theta is angle of contact. Now clearly यहां पे आप देख सकते हो कि H is inversely proportional to R.
जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा, सॉरी, अगर रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब छोटा हुआ तो हाइट क्या होगा, ज्यादा, और अगर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब बड़ा हो गया तो हाइट क्या होगा, छोटा। तो पतले ट्यूब में पानी ज्यादा ऊपर तक आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है यहां तक, है ना? अब सर वो स्टेटमेंट डिक्टेट करने के बाद एक बार उसका रीजन भी एक्सप्लेन कर देना प्लीज। कौन सा स्टेटमेंट डिक्टेट करने के बाद उसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा? PC इक्वल्स टू पी एटीएम क्यों हुआ? बिकॉज सी पॉइंट जो है ना वाटर के लेवल पे लिया है हमने, और वाटर के लेवल के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एयर है। तो सरफेस पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा ना, है ना? ना यहां पे मैं सिर्फ एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं। मान लो इफ थीटा जो है ना 90 डिग्री से बड़ा हो गया, है ना, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज फॉर लिक्विड्स लाइक मर्क्यूरी। तो आपको पता है क्या कि अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो कॉस थीटा इज नेगेटिव हो जाता है, ये पता है आप लोगों को, है ना? तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब हाइट जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। हाइट नेगेटिव में आएगा मतलब क्या, अब लिक्विड ऊपर राइज नहीं करेगा, नीचे जाएगा वो, सो देयर विल बी अ फॉल इन द लेवल ऑफ द लिक्विड। बात समझ में आई? कैपिलरी एक्शन सबको अच्छे से क्लियर हुआ? एकदम मस्त, बोले तो कड़क, यस और नो? यस। चलिए अब इसको फटाफट लिख लीजिए, है ना? मैं आपको वो स्टेटमेंट फिर से डिक्टेट करा दूंगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप लोग इसको लिख लो पहले। अभी क्या बताया वो फिर से बोलो ना बेटा। अगर cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो लिक्विड ऊपर जाने के बदले क्या होगा, नीचे आएगा, है ना? सो देयर विल बी अ फॉल इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। इसके ऊपर का कल का है क्या? इसके ऊपर हाँ है ना, कल का दूसरे पेज में बेटा। है ना, ये लिख लीजिए पहले फटाफट बेटा सारे बच्चे। जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं उनका मिस होने वाला है अच्छे से। डन। ओके, यहां तक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर के लिए कितना पेजेस लगेगा? कल, कल के लिए वो तो किसी बच्चे से ही पूछना पड़ेगा बेटा। ओके, परमेश्वर बेटा आप यहाँ पे लिखो इतना, मैं आपको आगे का दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हाँ, मतलब लिक्विड लेवल बढ़ाएगा लेकिन वो जो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है ना वो तो बहुत छोटा है ना, तो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना? प्लीज स्क्रॉल। हाँ, चलिए नीचे कर दो अभी स्क्रीन। चलो यहां तक कर देता हूं, अभी लिखो। ठीक है,
इतना हो गया तो बताना बेटा। श्रीधर आपको भी बताता हूँ, डोंट वरी। ओके, जो आपने डाउट पूछा या क्लियर हो गया? अच्छा सर नहीं हुआ, प्लीज ऊपर, हाँ यस यस, ओके ओके ओके। श्रुति बेटा कहां तक? बस, ओके। ओके डन बेटा यहां तक? हो जाएगा तो बोल देना डन करके। डन, ओके शाबाश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्या है कि एक मेरे पास आप लोगों के लिए सवाल है ना? एक मेरे पास आप लोगों के लिए सवाल है कि what if the capillary tube what if the capillary tube is of insufficient length or height, whatever you call it। कहने का मतलब क्या है कि आपने प्रियन ने बोला मतलब इनफाइनाइट नहीं, वेट नहीं, रुको रुको समझो, समझाता हूं। देखो अगर मान लो मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें कि हमने लिक्विड ले रखा था और इसमें हमारा कैपिलरी था, है ना? ये हमारा कैपिलरी है पतला सा, ठीक है? एक सेकेंड, है ना? मान लो ये हमारा कैपिलरी है, ठीक है?
और इसको जो है ना हम थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। मान लो इतना ही बड़ा हमारा कैपिलरी ट्यूब है, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द रेडियस इसका जो पानी मैक्सिमम हाइट जो है ना वो जा सकता था, वो और ऊपर तक जा सकता था। कहने का मतलब ये है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आर, अगर आप एच कैलकुलेट करोगे ना, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2t cos थीटा बाय आर रो जी, है ना। मान लो ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर तक पानी या फिर कोई भी लिक्विड है ना ये ऊपर जा सकता था। बात समझ में आ रही है? वो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि बाकी सब सेम। आयुष माइक ऑन कर सकते हैं क्या? क्यों? आयुष माइक ऑन करके बोलो जरा। माइक प्रॉब्लम? अच्छा, ओके, ठीक है। तो आपका रीजन में समझा नहीं, वो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि बाकी सब सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अच्छा, और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैल्यू ऑफ एच। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपको ये बात पता है, मतलब मैं कुछ बच्चों से डिस्कस करना चाहता हूँ, बाकी बच्चे आप भी सुनिए जरा, है ना। मान लो ये हमको 10 सेंटीमीटर आया, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? है ना। और मान लेते कि 10 सेंटीमीटर यहां तक था, ये जो डॉटेड लाइन तक बना रखा था, लेकिन मैंने ये कैपिलरी ट्यूब को जो है ना, लेट अस से ये मैंने 6 सेंटीमीटर का ही लिया है। बात समझ में आई? मतलब लेवल के ऊपर, पानी के लेवल के ऊपर 6 सेंटीमीटर ही है। तो क्या होगा, मतलब पानी इसमें राइज करने लगेगा, करने लगेगा, करने लगेगा, जैसे यहां पे आएगा और राइज करता जाएगा, लेकिन फिर नहीं आएगा तो फिर गिर जाएगा। यस, ऐसा होगा क्या या ऐसा नहीं होगा? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जाकर के पानी क्या ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? ओके, कुछ बच्चों का कहना है नहीं, कुछ बच्चों का कहना है हाँ। वो रेडियस को ऑल्टर करेगा। ओके, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड बेटा। शुभम लाड, आयुष, बाकी बच्चे जिन्होंने कहा एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेसिकली अगर हमने इनसफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी ट्यूब लिया है ना, तो भी कभी पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसको जरा वाइड बनाने दो, मतलब ताकि मैं आपको बता पाऊं। तो होगा क्या, जैसे पानी ऊपर राइज करने लगा, है ना, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक अपना राइज कर लेगा, मतलब यहां तक राइज करेगा, है ना। अच्छा, पानी राइज क्यों करता है, इसका दूसरा समझने का तरीका आप ऐसे भी समझो कि जब हमने पॉइंट ए और बी मार्क किया था ना, तो बी पे प्रेशर कम था, तो ए पे प्रेशर अंदर की तरफ था नेट, तो ये खींचता जाता है, खींचता जाता है। कब तक खींचता है? जब तक जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम या फिर लिक्विड कॉलम है ना, वो उसके वेट को बैलेंस नहीं कर लेता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर ये इनसफिशिएंट लेंथ है तो अभी भी ये पुलिंग फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, है ना, प्रेशर का, एक्स्ट्रा प्रेशर का। लेकिन अब जरा ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको जरा समझो। अगर अभी भी इसने पानी को पुल किया तो पानी थोड़ा और ऊपर तक आएगा और पानी जो है ना ऐसा लेवल बना लेगा। बात समझ में आई? और धीरे धीरे अगर आप इसको और भी ज्यादा देखोगे ना, अगर मैं मतलब ऐसा बोलूं कि दो सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं, एक पहले वाला सर्कल और एक बाद वाला सर्कल, तो आपको दिख रहा है क्या कि बाद वाला जो लेयर है ना उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा पहले वाले के एंगल से बढ़ गया? यस और नो? बात समझ आ रही है सबको? सो इफ थीटा इंक्रीजेस, इफ थीटा इंक्रीजेस, the value of h will decrease, करेक्ट। मतलब इससे क्या होगा, जितना हाइट तक वो राइज कर सकता है ना वो डिक्रीज करता जाएगा,
और अगर मान लो मैं ऐसा कह लूं कि वो इस पूरे लेवल तक आके हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो हॉरिजॉन्टल में अगर थीटा मान लो 90 डिग्री हो जाए तो एच तो 0 हो जाएगा ना। फिर बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या, हाइट 0 तक भी हो सकता है, इतना चांस है अगर हम एंगल को चेंज करें, मैनिपुलेट करें चेंज करके। तो बेसिकली ये एंगल कुछ ऐसे वैल्यू पे एडजस्ट कर लेगा कि इस हाइट के करस्पॉन्डिंग हमको थीटा मिल जाएगा, वैसा एंगल आ जाएगा। बात समझ में आई है ना? अच्छा, दूसरी एक और बात देखो, यहां पे आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं ना इसके अलावा पहले वाला रिलेशन रखूं, एच क्या था, 2t बाय कैपिटल आर रो जी। इसमें टी जो है सरफेस टेंशन है, जो भी फ्लूइड रहे, लिक्विड रहेगा, फ्लूइड है लिक्विड रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। डेंसिटी एंड जी, ये तीन पैरामीटर्स जो है ना कांस्टेंट है। तो H इंटू आर अगर मैं लिखूं, विच विल बी इक्वल टू 2t बाय रो जी, दिस बेसिकली बिकम्स कांस्टेंट। तो अगर मान लो इसका रिक्वायर्ड हाइट कुछ अलग हो, लेकिन कैपिलरी हमने किसी अलग हाइट का लिया है, तो होगा ये कि H1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू H2 इंटू R2। अब नए हाइट के अकॉर्डिंगली हमको नया रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, बट वो पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा। क्लियर? एम आई क्लियर सारे बच्चों को? बात समझ आई? यस, आर्या एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, शाबाश, वेरी गुड। आप दोनों, आप सारे बच्चों ने जिस जिस तरह से रीजन आउट किया था, या फिर जो भी अंडरस्टैंडिंग आपका है, मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने, सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया था। जनरली बच्चे करेक्ट आंसर नहीं देते हैं यहाँ पे। वेरी गुड, ठीक है, इसको लिख लो जरा फटाफट। ओके ओके ओके, मुझे सारे बच्चों की बातें समझ रही है। कुछ रहेगा चेंज तो मैं बताऊंगा आपको। नहीं बेटा, वो रीजन करेक्ट नहीं है। डन, ओके। ठीक है, डन। चलिए, अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करेंगे।
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को मजा आएगा। देखो जरा, है ना। क्वेश्चन क्या है, टू प्लेट्स of area A are kept one above the other, one above the other, है ना। है ना, one above the other with a separation D between them, a thin layer of liquid, के बदले चलो वाटर ले लेते, is two plates, is in between the two plates. If capital T is the surface tension of water and theta is equals to 0 degree, मतलब angle of contact, then find the force required to separate the plates. ये इस तरह का सिचुएशन कभी आपने फेस किया है क्या? मतलब दो प्लेट्स चिपक जाते हैं और जब आप उसको खींचते हो तो थोड़ा ताकत लगता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। आई होप सारे बच्चों ने घर पे फेस किया ही होगा, है ना। तो हमको यही पता करना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। हमको दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है डी, दोनों प्लेट का एरिया दिया हुआ है ए, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 0, टी टेंशन, सरफेस टेंशन, बस, है ना। तो क्या लगता है आपको, आप करना चाहोगे या मैं करूं? अच्छा सर ट्राई करें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखा है, रीजन नहीं पता। अच्छा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखा है, रीजन नहीं पता। प्रवीण ने बोला हम करते हैं ट्राई, रुको सर, ऊपर तो ऊपर लो ना, एक मिनट, एक सेकंड बेटा। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा, राइट, लिख लीजिए जरा क्वेश्चन। ओके आयुष, क्या पढ़ा है आपने इसका फॉर्मूला? अगर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है तो अच्छा ओके। हस्तांश, आपको इसका आंसर कैसे पता? हस्तांश कैसे पता आपको इसका आंसर? सॉल्व किया? अच्छा क्या बात है ना। अच्छा मतलब आप ऐसा समझो कि हम इसको हॉरिजॉन्टली नहीं खींच रहे, मतलब एमजी वाला कंपोनेंट मैं नहीं चाहता हूं आपसे, मतलब हॉरिजॉन्टली दो चिपके हुए, मतलब हॉरिजॉन्टली हम खींच के निकाल रहे हैं, वर्टिकली नहीं खींच के निकाल रहे।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आता है 2 इंटू टी इंटू कैपिटल ए बाई डी, 2TA/d, है ना, d where d is the separation। ये मतलब लगता है सारे बच्चों ने तो पढ़ रखा है सरफेस टेंशन, वेरी गुड, है ना। अच्छा, तो इसको सॉल्व करना आता है क्या आपको, या मैं बताऊं? हम लोग करेंगे, है ना, मैं करूंगा, आप लोग समझना। ये 2 प्लेट से पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख के हो जाएगा तो बताना। डन, ओके। तो देखो सिचुएशन ना ऐसी है ना, हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और दोनों के प्लेट के बीच में ना सेपरेशन बहुत कम है, मतलब एक्चुअली ऐसा है ना, और इसके बीच में एक पानी का लेयर फॉर्म हो गया। तो पानी का लेयर तो मतलब ऐसे फॉर्म हो जाएगा बीच में ऐसा, है ना, लेकिन ऐसे आपको एकदम एग्जैक्टली अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो मैं इसका सेपरेशन थोड़ा ज्यादा कर देता हूं ताकि हम लोग डायग्राम को अच्छे से समझ पाए। तो हमने ये अलग अलग कर लिया, है ना, और इसको एक्चुअली वर्टिकल कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, बट ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो अगर इसके बीच में पानी का लेयर है और एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है, तो पानी का लेयर ना कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, समझो, ऐसा और ऐसा, है ना। ये अंदर पानी का एक लेयर फॉर्म हो गया, मतलब इस तरह से पानी है नहीं, मतलब एकदम छोटा सा है पानी, ऐसा पतला सा लेयर। तो एक पॉइंट हम काम करते हैं, बी अंदर मेंशन कर देते हैं और एक पॉइंट ए मेंशन कर देते हैं। तो अब मुझे बताओ, अंदर प्रेशर होगा, ए पे प्रेशर होगा ज्यादा या बी पे प्रेशर ज्यादा होगा? ए पे प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब पी ए माइनस पीबी अगर कर दूं मैं, तो ये आ जाएगा 2T/r। अच्छा, तो एक चीज और क्या है, अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो ये थीटा हो जाएगा, और ये टोटल जो सेपरेशन है ये डी दिया हुआ है, तो रेडियस जो है डी का आधा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये कैपिटल आर और आर का हमको रिलेशन लिखना है, तो हम जानते हैं कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर होता है, एंड स्मॉल आर इज बेसिकली d/2। तो क्या मैं यहाँ पे कैपिटल आर के बदले d/2 कॉस थीटा लिख सकता हूं, है ना। तो ये एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, थीटा को हम बाद में जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो अब बेसिकली बात क्या है कि बी पे प्रेशर कम है। अच्छा, ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए दैट विल बी सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो, यस और नो। है ना, और बाहर भी एयर है, यहां पे भी एयर है, हर जगह एयर है। तो बेसिकली क्या होगा, इधर से भी एयर पुश कर रहा रहेगा, इधर से भी एयर पुश कर रहा रहेगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर, बाहर प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक, अंदर प्रेशर पीबी। सो द डिफरेंस इन प्रेशर इज दिस मच। सो अगर मैं डेल्टा पी लिखूं, डेल्टा पी, तो ये क्या आ जाएगा, 2T/d इंटू 2 cos थीटा ऊपर चला जाएगा, यस और नो, है कि नहीं है? है ना। अच्छा, लेकिन यहां पे ओहो हो, हमने कुछ यहां पे एक मिस्टेक कर दिया है। इस रिलेशन को लिखते टाइम पे हमने एक मिस्टेक किया है, कोई बताएगा उसको, मतलब मैं खुश हो जाऊंगा। 2 लेयर है, करेक्ट, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया था कि अगर 2 वायर है और वायर में एक सोप फिल्म बना हुआ है जिसका की लेटर से कर्वेचर इस तरह से बन रहा है, तो एक रेडियस तो हम ये वाला लेंगे, लेकिन दूसरा वाला रेडियस ये लेंगे, राइट, याद है आपको, है ना। तो जो डिफरेंस इन प्रेशर वाला फॉर्मूला था वो क्या था, T इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। बात समझ में आई, है ना।
तो अगर यहां पे हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हमको क्या आ जाएगा, ये हमको आएगा, मुझे ऐसे लिखने दो, मुझे ऐसे लिखने दो, टी बाय टी बाय नहीं, टी इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो एक r1 की जगह पे तो ये आ जाएगा d/2 cos थीटा, और r2 ये प्लेन सरफेस है, तो अगर इसको मैं r2 कहूं तो इसको मैं इंफिनिटी लिख सकता हूं क्या, है ना, इंफिनिटी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो यहां पे हमारा जो डिफरेंस इन प्रेशर है ना, वो आ गया T इंटू 1/r1, और r1 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे। तो ये वाला एक्सप्रेशन मुझे हटा लेने दो, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आ गया ना, T/r1, और यहां पे मैं लिख देता हूं +0। तो ये क्या आ जाएगा, T/d इंटू 2 cos थीटा, ऐसा ऊपर आ गया। सो दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर। तो अगर मुझे फोर्स लिखना है तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर का डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना है, 2t cos थीटा बाय d, और इनटू एरिया कितना है, a is given to us, so this is the amount of force that we have to apply, and since थीटा हमको 0 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू अगर हम रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2ta/d, ऐसा। बात समझ में आई? अच्छा, हस्तांग ने पूछा 2a होना चाहिए। बेटा प्लेट तो हम एक ही को खींचेंगे ना, दो प्लेट है मान लो, एक को रख के दूसरे को ही हमने फिक्स खींचा है ना, समझ में आई बात? हाँ, r इज इक्वल टू d/2 क्यों हुआ, बिकॉज रेडियस तो यहां से यहां तक वाला ही होगा ना इन दोनों का, लेकिन पूरा सेपरेशन d दिया हुआ है ना, तो दोनों तरफ मिला के d होगा, 2r इज इक्वल टू d होगा। हस्तांग ने बोला मेरे को पहले 2ta/d ही आया था, वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। सारे बच्चे को बात समझ में आई? यस, है ना, इसको लिख लीजिए बेटा फटाफट। श्रीधर को सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझा बेटा, R2 इंफिनिटी डालेंगे, 1/इंफिनिटी तो 0 ही आएगा ना। एक बार एक काम कीजिए, इसको लिखिए पहले, है ना, फिर बताता हूं। टी और आर की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट की, टी की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं की, R1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, है ना। ओके, चले आगे बेटा। हिरण्मयी डन, आयुष, हाँ यस।
ओके, अच्छा ऊपर स्क्रॉल करूं, करना है क्या? एक सेकेंड बेटा, विधि श्रुति, यस, यहां तक है ना। चलिए अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बताऊं? ओके सागर, तो ऐसे केस में तो वो तो बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना क्या दिया हुआ है। हाँ ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जरा लिखिए। टू सेपरेट एयर बबल्स, मैं क्वेश्चन लिखूं कि डिक्टेट करूं? आई थिंक डिक्टेट करना इज इजी। टू सेपरेट एयर बबल्स, है ना, टू सेपरेट एयर बबल्स of radii 2 millimeter and 4 millimeter, of radii 2 millimeter and 4 millimeter are formed of same soap solution, of same soap solution of surface tension, of surface tension 70 into 10 raised to minus 3 Newton per meter. 70 into 10 raised to minus 3 Newton per meter. लिखा? 70, yes, 70. 70 into 10 raised to minus 3 Newton per meter. When these bubbles come in contact, when these bubbles come in contact to form a double bubble, when these bubbles come in contact to form a double bubble, find the radius of curvature, find the radius of curvature of the interface film, of the interface film which is common to both bubbles, which is common to both bubbles. तो इसका मैं ना डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूं। मान लो एक बबल ऐसा है और दूसरा बबल मान लो ऐसा है, तो ये थोड़ा सा ऐसा फ्लैट जैसा हो जाता है ना। ऐसा, है ना। तो ये है कॉमन फिल्म, ये दोनों बबल्स का। इसका कुछ रेडियस होगा R1, इसका कुछ रेडियस होगा R2, है ना। ठीक है, ईस्ट जैसा लग रहा है, अब पता नहीं मेरे को, है ना। तो ये पार्ट डायग्राम ड्रॉ कर लिया सबने, है ना, स्नोमैन लग रहा है, हाँ ओके। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग ट्राई कर सकते हो क्या, या मैं बताऊं? अच्छा आप लोग ट्राई करना चाहते हो, ओके कीजिए। आप लोगों को ट्राई करना है तो कीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
ओके, आर्या का आ गया, यस बेटा 4 मिलीमीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, 4 मिलीमीटर इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 1/r1 माइनस 1/r2 4 मिलीमीटर, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे ने सॉल्व कर ली, अरे शाबाश, यस एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा आर्या। ठीक है, चलिए मैं बताऊं, प्रियंका भी हो गया, वेरी गुड। मैं बताऊं, ओके देखो, बेसिकली क्या है कि आ, ये जो बबल था ना पहले, इसमें कुछ प्रेशर होगा, मान लेते हैं P1, और इसमें कुछ प्रेशर होगा P2। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल 1 जो है, अगर मैं लिखूं P1 माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2T/R1, और P2 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कितना आ जाएगा 2T/R2। सर ये बबल है तो 4 आएगा, है ना, ड्रॉप थोड़ी है, बबल है ये तो ये 4T/R1 और 4T/R2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे मान लो, तो क्या आ जाएगा, अच्छा बड़ा कौन होगा, देखो R2 छोटा है, तो अगर R2 छोटा है तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, मतलब P2 बड़ा होगा। तो अगर मैं P2 माइनस P1 सब्ट्रैक्ट करूं ना, तो ये क्या आएगा 4T इंटू 1/R2 माइनस 1/R1, करेक्ट है ना। सो दिस इज द एक्सेस प्रेशर इन ऑन दीज टू साइड्स 1 एंड 2 में। तो जो ये रेडियस जिस सर्कल का फॉर्म होगा, उसका जो रेडियस होगा वो कैसे डिसाइड होगा, हमको पता है, फॉर अ बबल फॉर अ फिल्म लेयर द डिफरेंस इन प्रेशर इज 4T/R। तो अगर मैं डेल्टा P के बदले 4T/R रख दूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, 4T/R इज इक्वल टू 4T इंटू 1/R2 माइनस 1/R1, है ना। सो दिस इज 4T कॉमन ले लिया, दिस इज 1/R2 माइनस 1/R1, तो 40 कैंसिल, रेडियस हमको ढूंढना है, ठीक है। R2 और R1 क्या हो जाएगा, एक का रेडियस कितना दिया हुआ है हमको, छोटे वाले का 2, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 4 LCM 4 2 minus 1 which is equals to 1/4 and therefore radius is 4 millimeter। लेकिन देखो दोनों में एक फर्क है, क्या फर्क है, इस बार ना देखो, इसका जो कर्वेचर था ना वो ऐसा था, लेकिन अब इसका कर्वेचर उल्टे साइड रहेगा, छोटे वाले बबल की तरफ रहेगा। बात समझ में आई, है ना, ओके ठीक है। सो दिस इज आपका, इसके साथ सरफेस टेंशन का पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद आप लोगों का विस्कोसिटी का पार्ट हो चुका है क्या, या विस्कोसिटी नहीं हुआ है। ऊपर के क्वेश्चन में कॉस कॉस कैसे हटा दिया, बिकॉज हमको थीटा वैल्यू 0 डिग्री दिया हुआ था बेटा, तो थीटा 0 डिग्री का मतलब कॉस 0 तो 1 होता है ना, इसलिए हट गया वो। कर्वेचर छोटे बबल की साइड क्यों जाएगा, क्योंकि वो तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा ना, जिस तरफ प्रेशर ज्यादा रहेगा उस तरफ कॉन्केव सरफेस बनेगा, तो प्रेशर ज्यादा किस में है, छोटे वाले बबल में। सर विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक बार बताओ प्लीज, ये सब नहीं हुआ है आप लोगों को। मुझे ना एक बार इलास्टिसिटी सिर्फ करने दो, हाँ वो सब नहीं हुआ है क्या, अच्छा अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या। ओके चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना।
और अब हम लोग सरफेस टेंशन करने के बाद हम लोग इलास्टिसिटी पे जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए। एक्चुअली और भी बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन सिंस अपने को थोड़ा रिवीजन फास्ट कंप्लीट करना है तो हम लोग इसको इतना ही रखेंगे, है ना। आज लेक्चर बेटा 9 बजे तक रहेगा, है ना। सो इलास्टिसिटी हेडिंग डालिए एंड, है ना, लिखिए लिखिए, रेडी, लिखिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it is the property of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape, and size after the deforming forces are removed. After the deforming forces are removed. है ना, यहां तक लिख लिया, आगे चले। हाँ, अब आगे लिखिए। सो लिखिए, objects can be divided into different categories. Number one, perfectly elastic body. Number two, partially elastic body. And number three, inelastic or plastic bodies. Inelastic or plastic bodies. ठीक है, लिख लिया। तो बेसिकली अच्छा, 1 मिनट रुकने के लिए कहा है आदित्य ने। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकते हैं हम। सर प्लीज रिपीट करो ना फिर से, कहां तक लिखा है आपने बेटा विराज? Bodies can be of 3 types. Number one, perfectly elastic bodies. Number two, partially elastic bodies. And number three, inelastic or plastic bodies. है ना। पहला है perfectly elastic, दूसरा है partially elastic, एंड तीसरा है inelastic और प्लास्टिक बॉडीज। इनइलास्टिक को हम प्लास्टिक बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आता है। अच्छा, ये सब आपने पढ़ रखा होगा ना, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह, कि नहीं पढ़ा है? पढ़ रखा है ना? पढ़ा है, ओके। श्रुति आपने नहीं पढ़ा है बेटा?
अच्छा, वैसे भी ये रिवीजन चल रहा है राइट, मतलब नहीं क्लास में पढ़ा है वो नहीं, मतलब सर ने पढ़ाया है क्या आपको उस तरह से? अच्छा, सर ने नहीं पढ़ा है ना, तो वो खुद से पढ़ने का नहीं, मतलब वो तो मैं सर से पढ़ना होता है ना, मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिकली। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो होता है वो होता है स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैं लिखता हूं, आप लोग भी लिख लीजिए, है ना। द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्सेस, द इंटरनल restoring forces per unit area, per unit area of a object, of a object is called stress, is called stress, है ना। तो होता क्या है कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर जाता है, मतलब डिफॉर्म हो जाता है। और डिफॉर्म कैसे होता है, डिफॉर्म इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहता है ना, हम उससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं और उसको खींचने की कोशिश करते हैं, and due to which a restoring force is developed which tries to bring back the object in the same original shape, उसको हम इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्सेस कहते हैं। तो इससे ये सब बेसिक सी बात है, आपने थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही आपको, है ना। इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है ना, आई थिंक आप लोगों का विस्कोसिटी वाला पार्ट भी कराना पड़ेगा मुझे, है ना। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू डीफॉर्मिंग फोर्सेस, डीफॉर्मिंग फोर्सेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ट्राई करेंगे बेटा आज खत्म करने का, है ना, अपने पास है थोड़ा टाइम है ना। ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है तीन टाइप्स का होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिखता हूं, आप लोग उसके बाद बताऊंगा आप लोगों को, है ना, लिखने के लिए। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम लोग समझ लेते हैं पहले, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो एक तो होता है नंबर वन, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। और एक होता है जिसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट को जमीन पे रखा हुआ है हमने, और हम इसको परपेंडिकुलरली ऊपर से फोर्स लगा रहे होते हैं, ऐसा। तो जब हम इस तरह से फोर्स लगा रहे होते हैं तो क्या होता है, इसका ये कंप्रेस हो जाता है और इसका हाइट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, लेट अस से बाय सम अमाउंट, कुछ अमाउंट से ये डिक्रीज हो जाता है। एंड लेट अस से जिस एरिया पे हमने फोर्स लगाया है ना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, हमने टोटल फोर्स लगाया है एफ, लेट अस से। तो नॉर्मल फोर्स स्ट्रेस क्या हो, मतलब जब हम सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, तो इस स्ट्रेस को हम कहते हैं, दिस स्ट्रेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर, ये पहला बात हो गया। दूसरी बात क्या है, हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। अच्छा, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस ये होता है कि अगर मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट को जमीन पे रखा और हमने जो बॉडी को फोर्स लगाया ना, वो नॉर्मल नहीं लगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं लगा, पैरेलल टू द सरफेस लगाया, है ना। प्रेशर एंड स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? ओके, प्रेशर जनरली देखो यूनिट वाइज सेम है ना। और इसको मतलब प्रेशर जनरली हम गैसेस में स्टडी करते हैं, है ना। और उसी चीज को जब हम किसी रिजिड ऑब्जेक्ट में करते हैं ना, किसी सॉलिड बॉडी में करते हैं, तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। ना अगर हमने फोर्स ऐसे लगाया, आपने जनरली ना ऐसा घर पे किया होगा, आपके इरेजर के साथ किया है कभी ऐसा, इरेजर के साथ ऊपर से फोर्स लगा के देखा है उसका शेप कैसा चेंज होता है ना। तो घर पे तो किया ही होगा आपने, मुझे पता है ना, मैंने तो किया था जब मैं छोटा था। तो आपने देखा रहेगा ये जो इरेजर है ना, ये कुछ बेंड हो जाएगा इस तरह से, ऐसा।
देखा है आपने? और ये वाला एंगल, इसको हम लोग जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने फोर्स लगाया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको यही लेना है, पैरेलल जिस पे हमने फोर्स लगाया। तो इस केस में हमारा शेयर स्ट्रेस जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, अगेन सेम फॉर्मूला F/A, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मान लो एक जनरल केस लेते हैं, है ना, एक जनरल केस लेते हैं। अगर हमने हमारा बॉडी को ऐसे सरफेस पे रखा है और जो फोर्स लगाया वो ऐसे एंगल पे लगाया, जो कि लेटस से हॉरिजॉन्टल से जो है ना ये थीटा एंगल बना रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है F cos थीटा, ये कौन से स्ट्रेस इसके कारण प्रोड्यूस होगा, शेयर स्ट्रेस। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इससे कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये फोर्स F था तो ये F cos थीटा और ये F sin थीटा आ जाएगा। एंड देयरफॉर अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस लिखूं इस थर्ड केस के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस, so this will be equal to F sin theta upon area A, and shear stress आ जाएगा हमारे पास F cos थीटा अपॉन A। यहां तक क्लियर है, बात समझ में आ रही है ठीक ठीक से, हाँ या ना? तो जरा जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्ट्रेस से लिखना आई थिंक आपको बाकी है ना, लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख के हो जाएगा तो बताइएगा फटाफट बेटा। डन। थोड़ा सा आज हम लोग को फास्ट फास्ट करना पड़ेगा, है ना। और ये थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन इजी टॉपिक है। और इलास्टिसिटी वाला पोर्शन को बिल्कुल लाइटली मत लेना, इससे पक्का क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी, मतलब कभी कभी इन द सेंस कि काफी टाइम ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। एंड ये वैसा टॉपिक है जो कि कहते हैं ना लो इनपुट हाई आउटपुट, वैसा वाला टॉपिक में से आता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम फटाफट आगे बढ़ेंगे और अब हम करेंगे स्ट्रेन। ठीक है, अब हम करेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है ना, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, द रिलेटिव चेंज in size of a body, in the size of a body which
is subjected to some stress is called strain. मतलब स्ट्रेन हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का कुछ अगर साइज है, अगर उसमें कुछ चेंज आ गया, मान लो डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कुछ लेंथ होगा या कुछ डायमेंशन होगा उसका, तो डेल्टा डी बाई डी इज हाउ वी कॉल एज स्ट्रेन. ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन एज स्ट्रेन. तो स्ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं. तो स्ट्रेन आर ऑफ थ्री टाइप्स. स्ट्रेन आर ऑफ three types. Number one, longitudinal strain. Longitudinal strain मतलब क्या, मान लो एक रॉड हैंग किया हुआ है जिसका की लेंथ है, मान लेते हैं L, और इस पे हमने एक फोर्स लगाया. ठीक है, फोर्स लगाने के कारण हुआ क्या कि इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, है ना, बाय एन अमाउंट से डेल्टा L. तो हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द लेंथ अपॉन लेंथ, मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन. दिस इज हाउ वी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अच्छा, इसको आप इलोंगेशन के करने के अलावा आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. दूसरा है वॉल्यूम. मान लो एक आपने एक बलून लिया है ना, और इसके अंदर गैस है. ये हम दूसरा जो पढ़ रहे हैं इसको हम कह रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेन. मतलब हो क्या रहा है कि हमने इसको बाहर से प्रेशर किया है, ये है ना, प्रेशर लगाया है. तो हमारा जो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा ना, क्या होगा, जैसे अगर बलून को आप कंप्रेस करोगे ना तो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा. सो चेंज इन डायमेंशन क्या होगा, डेल्टा वी. लेट अस से पहले v था वॉल्यूम, अब हो गया वॉल्यूम v माइनस डेल्टा वी. सो डेल्टा v अपॉन v, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना. हाँ बेटा प्रियन, किया रहेगा ये आपने, बट एक बार मतलब सारे बच्चों के लिए मुझे करना पड़ेगा ऐसा. मतलब बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए शायद से अच्छा वाला टॉपिक रहता तो बहुत मजा आएगा, लेकिन ठीक है, इजी वाला टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने बताया आपको, लो इनपुट और हाई आउटपुट वाला टॉपिक है ये, है ना. चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट वाला आता है जिसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेन. तीसरा वाला क्या है, शियर स्ट्रेन. अब ये क्या है देखिए जरा. तो अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि जमीन पे रखा हुआ है और इसको हमने फोर्स लगाया है ऐसा हॉरिजॉन्टल, तो होगा क्या, आपने देखा है कि ये इस तरह से इसका शेप चेंज हो जाता है ना. तो इसका जो शेप चेंज मेजर किया जाता है ना, वो काइंड ऑफ थीटा से मेजर किया जाता है. लेट अस से फोर्स लगाने के बाद जो इसमें डिस्प्लेसमेंट आया ना, वो आया x डिस्टेंस का, और इस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ना वो था h. तो काइंड ऑफ हम अगर थीटा को लिखना चाहते हैं शेयर स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन h. दिस इज हाउ वी डिफाइन shear strain. And ये फॉर्मूला हम ऑब्वियसली x by h को थीटा इसलिए लिखते हैं बिकॉज x by h एक्चुअली tan थीटा होगा, बट दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको इसलिए थीटा को इस तरह से लिख लेते. बात समझ में आ गई, है ना. तो इसको जरा फटाफट लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. बेटा जल्दी से फटाफट लिख लो, ये आपकी कंप्लीटनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. मतलब आपको ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि कुछ पार्ट लीव हुआ है करके. हाँ, स्ट्रेन का स्ट्रेस इज फॉर रिजिड ऑब्जेक्ट्स. कहने का मतलब कि
वॉल्यूम स्ट्रेन, जैसे इस केस में जो है ना, जो हमारा वॉल्यूम फोर्स अपॉन एरिया आएगा ना, तो उसको हम प्रेशर ही तो कहते हैं, राइट, गैस के केस में। या फिर आप गैस छोड़ो, आप एक इलास्टिक रबर बॉल कंसिडर करो, है ना। स्ट्रेन का सिंबल, स्ट्रेन का सिंबल तो, स्ट्रेन को बेटा स्ट्रेन ही लिखते हैं एक्चुअली, उसका कुछ अलग से सिंबल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सब आएगा, यस। वो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, वो इजी इजी थोड़ा सा ही लगेगा टाइम, आई थिंक एक 5-7 मिनट लगेगा। उसके बाद मुझे आपको इलास्टिसिटी में स्प्रिंग का रिलेशन पता है ना आपको? नहीं नहीं नहीं, वो सब कराना पड़ेगा क्या? ठीक है, चलो देखते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा पार्ट नहीं है, मैं इस पार्ट के क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं तो चलेगा आप लोगों को? शुभम ने बोला नहीं, क्वेश्चंस कराना है क्या? एक दो करा दो, अच्छा। समझ में आ रहा है क्या लेकिन ठीक से? एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ाता हूं, है ना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक रिलेशन पढ़ा है आपने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ करके, है ना। हुक्स लॉ पढ़ा है आपने? अच्छा, ये थोड़ा लिखना बाकी है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यस। हाँ, ओके ओके। चलिए, डन। पढ़ते हैं हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है देखो। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, within elastic limit,
within इलास्टिक लिमिट, जिसको कि हुक्स लिमिट भी कहते हैं, हुक्स लिमिट भी कहते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सॉरी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे, स्ट्रेन मतलब चेंज इन द डायमेंशन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमको क्या मिलता है? स्ट्रेस is equals to some constant which we call as E into strain, and therefore ये जो E है ना, इसको हम लोग लिखते हैं, this is E is equals to stress upon strain, and this E is called modulus of elasticity, modulus of elasticity। अब हमने सिंस अलग अलग तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन देखे, तो हम अलग अलग तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी डिफाइन करेंगे, है ना। तो इट इज डिफाइंड फॉर अ मटेरियल, इट इज डिफाइंड फॉर अ मटेरियल and it basically gives a measure इलास्टिक प्रॉपर्टी, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कितना ज्यादा इलास्टिक है वो इससे हमको पता चल जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हुक्स लॉ। तो सबसे पहले आता है यंग्स मॉड्यूलस नंबर 1। तो हम लोग अभी 3 तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं, उसमें से पहला है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस जो है, इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, यंग्स मॉड्यूलस को हम लिखते हैं Y, and this is given as longitudinal stress upon longitudinal strain। longitudinal strain, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। मतलब मान लो एक रॉड है जिसपे कि हमने एक फोर्स F लगाया हुआ है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, जिसके कारण इसका जो लेंथ है ना, वो डेल्टा L से चेंज हो जाता है, और इसका इनिशियल ओरिजिनल लेंथ था L। तो यंग्स मॉड्यूलस हम कैसे डिफाइन करते हैं? F by A अपॉन डेल्टा L by L। सो दिस इज FL by A into डेल्टा L। क्लियर? ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस। ज्यादा दिमाग इस सब में लगाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, है ना। ये सब इजी है, फटाफट कर लेंगे। और देखो टाइम कम है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को सर ने वैसे तो बाकी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए होंगे ना अच्छे से। सेकंड है, इसको हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस, है ना। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? दिस इज फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने ऐसा बोला था, तो बेटा बल्क मॉड्यूलस जो है ये सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए यूज होता है। तो हम बल्क मॉड्यूलस में भी यूज करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करने के लिए, एंड दिस इज गिवन एज वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको हम प्रेशर भी लिख देते हैं, है ना। प्रेशर कैसे लिखते हैं? डेल्टा P लिखते हैं, या फिर डेल्टा P EX लिखते हैं, एक्सेस प्रेशर।
डिवाइडेड बाय, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं EX और डेल्टा दोनों, इट डिनोट द सेम थिंग, बट आपको क्लियरली पता होना चाहिए इसके लिए। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। तो ये दोनों भी हो सकता है, इससे इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं या फिर एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो जस्ट टू कीप इट लाइक पॉजिटिव, हम यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और अगर ये मैग्नीट्यूड हम हटा दे रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो हम बल्क मॉडुलस कैसे यूज करते हैं, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V इंटू V, है ना। ये रिलेशन आपने यूज भी किया होगा वेव्स में, लैप्लेसिस करेक्शन में आपने यूज किया होगा, याद है आपको, है ना, बल्क मॉड्यूलस वाला, ठीक है। तो ये हो जाता है बल्क मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस। इसके बाद तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं शेयर मॉड्यूलस। ये सब हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ताकि, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाए, उसमें कुछ ज्यादा दमखम है नहीं। शेयर मॉड्यूलस, इसको हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल ईटा, and this is for shear stress over shear strain, shear stress over shear strain। तो आपको याद होगा कि स्ट्रेस जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो फोर्स अपॉन एरिया से तो कर ही रहे थे, और स्ट्रेन को हम कर रहे थीटा से कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन ईटा shear modulus, and then we have something called as compressibility of a material, compressibility of a material। आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स किसने पढ़ाया है, विच इज डिनोटेड बाय, नहीं पढ़ाया है? अच्छा, बस शेयर वाला दिखा दो बेटा, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं पूरा लिखने के लिए दूंगा और आपको लिखना भी है। डोंट थिंक कि लाइक आपने कर लिया है या इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इजी है, और कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं छोड़ के चले गए हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपका रिजल्ट और एग्जाम्स का सवाल है, ठीक है। ये पहले किया होता, अगर मैंने पूरा आपको पढ़ाया होता तो बहुत ही ज्यादा मजा आता। अभी तो क्या लास्ट मोमेंट है, चलो 3-4 लेक्चर में, अभी मैं तो थोड़ा और आराम आराम से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो compressibility of a material is defined as 1 by bulk modulus, और इसको हम लिखते हैं 1 by bulk modulus क्या था, तो डेल्टा V ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा डेल्टा P इंटू V, या फिर इसको मैं एक्सेस भी लिख सकता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको समझ जानी है, इसके साथ आपका इलास्टिसिटी वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। 2-4 चीजें और है जो कि आपको सीखनी होती है इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ठीक है करेंगे वो, बट पहले आप लोग ये हुक्स लॉ से लिखना चालू करो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्लियर, अच्छे से लिखो बेटा, समझ समझ के, जेई देना है आपको अच्छे से, है ना। इट इज नॉट दैट इजी, हाँ, मतलब इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, मेहनत, एवरीथिंग। तो जो बच्चे अभी चले गए ना, मतलब पता नहीं वो क्यों चले गए, क्यों उनको ऐसा लगता है कि, ओके शुभम, फास्ट ही करा रहा हूं बेटा, और दूसरी बात क्या है ना, अगर आप समझोगी नहीं ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, डन। अच्छा, बहुत लेक्चर, अगर ऐसा जाते हैं ना बहुत लेक्चर्स में बहुत सारे लोग, उनका इतना नुकसान है ना, आप लोगों को समझता नहीं है, समझेगा बाद में समझेगा। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं है वैसे तो काफी,
मतलब ज्यादा नहीं गए हैं वैसे देखा जाए तो। है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्वेश्चंस तो मैं अलग अलग, कुछ क्वेश्चंस कोटा के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक्स जो भी है, अरिहंत, एचसी वर्मा, सेंगेज, इसमें तो नहीं, कुछ कुछ ये भी रहते हैं, इरोडोव, सब मिक्स रहता है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स भी मैं कराऊंगा। चलेगा ना आप लोग को? श्रुति ने बोला दौड़ेगा, अच्छा। सर वेव ऑप्टिक्स के लिए ऑप्टिक्स ऑन वेव्स अच्छे से आना चाहिए। बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ नहीं आया तो भी सब समझ में आएगा। है ना। आपको अगर एक भी चीज नहीं आया, कुछ भी चीज नहीं आया, तो भी आपको हर चीज समझेगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो लिखिए, है ना, ये वाला पार्ट था, ये भी लिख लो। ओके, आप जूम आउट कर सकते हो, हाँ बेटा, ऑफ कोर्स। सर बल्क में नेगेटिव साइन क्यों आया? आ, बेटा क्योंकि हम जनरली बल्क मॉड्यूलस जब यूज करते हैं ना, तो एक रबर बॉल है, इमेजिन करो, उसको हम कंप्रेस करते हैं चारों तरफ से, है ना, फोर्स लगाते हैं, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। समझा श्रुति? है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है ये लिख लिया रहेगा आप लोगों ने। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, डिक्टेट करूं? लिखिए, अ स्टील वायर इज सस्पेंडेड, a steel wire is suspended vertically from a rigid support, from a rigid support. हाँ करेक्ट श्रीधर, from a rigid support, full stop. When it is loaded by a weight in air, when it is loaded by weight in air, it is elongated by 5 millimeter.
It is elongated by 5 millimeter. Loaded by a weight in air. Loaded by a weight in air. It is elongated by 5 millimeter. And when the weight is submerged in water, and when the weight is submerged in water, elongation is changed to 4 millimeter. Elongation is changed to 4 millimeter. Find the relative density of the material of the weight. Find the relative density of the material of the weight. यस, इसमें सर एक बार रिपीट करो ना. इसमें एपरेंट वेट जो होगा एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट हो जाएगा. मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं. A steel wire is suspended vertically from a rigid support. When it is loaded by a weight in air, it is elongated by 5 millimeter. And when the weight is submerged in water, elongation is changed to 4 millimeter. Find the relative density of the material of the weight. ठीक है. अच्छा, आज के लिए भी हम लोग यहां तक रखते हैं लेक्चर. चलेगा? ये वाला क्वेश्चन आप घर पे करोगे तो चलेगा. घर पे इसको सॉल्व कर लीजिए और कल हम ये वाला पार्ट थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिनिश करके फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे. ठीक है, वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे. इसमें 2-4 पार्ट है. ठीक है, वो सब कर लेंगे, है ना. सर आप वो स्प्रिंग वगैरह भी बाद में कराओगे? हाँ, स्प्रिंग वगैरह भी बाद में कराएंगे. मुझे लगा था आज ये हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं. ठीक है, थोड़ा सा इलास्टिसिटी और कितना बाकी है? इलास्टिसिटी और ज्यादा बाकी नहीं है, बस दो फॉर्मूले हैं और बस. और एक स्पेशल केस है जो कि जनरली डिस्कस करता हूं मैं क्लास में, है ना, तो वो कर लूंगा. 2-3 पार्ट है ऐसा समझो आप, है ना. ठीक है, चलेगा. अच्छा, आदित्य का 5 आंसर आ गया. अच्छा, अभी कर ले, आप ऐसा कह रहे हो क्या? अभी एक्चुअली थोड़ा सा नहीं लग रहा है मुझे. मुझे थोड़ा एक बाहर थोड़ा एक मैं आपको बताता हूँ कल. ठीक है, आज के लिए हम लोग इधर तक ही रखते हैं, है ना. हाँ, 5 इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली राइट. 5 इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. वेरी गुड. प्रियन बेटा, आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं, है ना. नेक्स्ट डे मैं आपको बताता हूँ ये वाला पार्ट.
टेंशन मत लो, है ना। और नेक्स्ट डे ये करके फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, चलेगा सारे बच्चों को कि किसी को कुछ दिक्कत? ओके बेटा, बाय बाय। बाय बेटा, थैंक यू, थैंक यू। होपफुली सारे को समझ में आया रहेगा, सारे बच्चों को, है ना। चलिए, बाय बाय, बाय एवरीवन। आप एक दिन क्वेश्चन, थैंक यू बेटा, आप एक दिन क्वेश्चन सॉल्विंग भी रख दो सर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है।